अच्छा, अगर इंटरप्शंस हुई ज़्यादा, दो से ज़्यादा दफ़ा अगर लाइट गई, तो हम ऑटोमेटिकली सेशन आज का एंड कर देंगे, क्योंकि फिर वो मुश्किल हो जाता है टेम्पो बनाए रखना। क्योंकि मौसम ऐसा है अभी, तो होपफुली नहीं जाएगी, लेकिन चांसेस अच्छे हैं कि वो शायद चली जाए। अच्छा, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले, लास्ट लेक्चर में से मैं रिव्यू कर रहा था, एक चीज़, एक छोटी सी मिस्टेक करेक्ट करनी थी मैंने अपनी। तो आज लेक्चर शुरू करने से पहले वो मैं बता दूं। तो हमने लेटरल मेडलरी सिंड्रोम और मीडियल मेडलरी सिंड्रोम में थोड़ी सी बात की थी। तो मैं आपको बता दूं कि लेटरल मेडलरी सिंड्रोम में जो आर्टरी इन्वॉल्व है वो पाइका है, पोस्टीरियर इंफेरियर सेरेब्रल आर्टरी। और उसके अलावा लेटरल मेडलरी सिंड्रोम के अंदर इट इज एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। ठीक है, इट इज नॉट आइका। लैटरल मेडलरी सिंड्रोम के अंदर पोस्टीरियर इंफीरियर पाइका, एंड मीडियल मेडलरी के अंदर इट इज एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, इट इज नॉट आइका। ये आई गॉट इट रॉन्ग इन द लास्ट क्लास। एंटीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो आइका है, ये होती है लैटरल पोंटाइन सिंड्रोम के अंदर इन्वॉल्व। ओके, सो दिस वाज मिस्टेक ऑन माय साइड, सो अपॉलॉजीज फॉर दैट। और इसको ठीक कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। तो आज का जो लेक्चर है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन टर्म्स के हम ट्रांजिट करने लगे हैं, आप ट्रांजिशन करने लगे हैं फ्रॉम, होपफुली इंशाल्लाह आज ही कर लेंगे, फ्रॉम फिजियोलॉजी टू पैथोलॉजी। और आज जो है ज़्यादा ट्रैक्स पे के ऊपर बात होगी। स्पाइनल कॉर्ड के ट्रैक्स, हाउ दे ट्रेवल, स्पाइनल कॉर्ड का होमनकुलस कैसा होता है, ट्रैक्स का होमनकुलस कैसा होता है, और क्रॉसिंग कैसे होती है, रिलेशनशिप्स क्या हैं तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आज हम देखेंगे। तो हमने छोड़ा था स्पाइनल नर्व्स के ऊपर। इन 4-5 लाइनों में बात ये लिखी हुई है सारी, कि स्पाइनल नर्व्स आपकी टोटल 31 पेयर्स हैं। ठीक है, आपकी 8 सर्वाइकल हैं, 12 थोरेसिक हैं, फिर यू गॉट योर लंबर, और फिर सैक्रल एंड कॉक्सीजियल, एक कॉक्सीजियल सिर्फ। ऐसा करके आपके 31 पेयर बनते हैं। अब इनकी नंबरिंग के ऊपर उसने बात की हुई है कि जो है, फॉर एग्जांपल अगर C1 वर्टिब्री है, तो जो पहली नर्व निकल रही है, पहली नर्व रूट, वो उसके ऊपर से निकली है, C1 के ऊपर से। इसी तरह C2 के ऊपर से C2, C3 के ऊपर से C3, C4 के ऊपर से C5, C4, C5 के ऊपर से C5, C6 के ऊपर से C6, C7 के ऊपर से C7। अब वर्टिब्री 7 होते हैं, वही C8 वर्टिब्री नहीं होता। तो ऑटोमेटिकली C7 वर्टिब्री के ऊपर से तो C7 गुजर गया, C7 के नीचे से अब C8 ने गुजरना है। अब यहाँ जाके आगे T1 आ जाता है, और यहाँ ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो इस चीज़ को बेहतर समझने के लिए ना, मैं ये बनाता हूँ वाइट बोर्ड पे ही, ताकि थोड़ा सा हम इसको डायग्रामेटिकली देख लेंगे तो हमें समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो ये देखिए आप। अच्छा जी, फॉर सम रीजन माई स्टाइलिस इज नॉट वर्किंग, लेट मी ट्राई दिस अगेन।
ठीक है, आप चल रही है। तो फॉर एग्जांपल ये मैं वर्चुअली आपके सामने ड्रॉ करूँ एंड देन आई लेबल देम एज वेल। तो इसको अगर हम लेबल करें, दिस इज C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, सॉरी C8 नहीं होती, C7 के बाद T1, देन T2 एंड T3। अब नर्व्स में अगर ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसे बनेगी। C1 के ऊपर से C1, देन C2, C3, C4, C5, C6, C7। तो इसको हम लेबल भी कर लेते हैं, ताकि बल्कि ये सारी ड्रॉ करके फिर लेबल करते हैं। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बीच में ये ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो ये कंफ्यूजन होती है कि ऑर्डर क्यों चेंज हुआ है। तो C1 के ऊपर से आई C1, जैसे हमने बात की थी, C1 के ऊपर से C1, फिर C2, फिर C3, C4 के ऊपर से C4, C5 के ऊपर से C5, C6 के ऊपर से C6, C7 के ऊपर से C7, और अब C7 के नीचे से आती है T1। नहीं, सॉरी, C8। अब यहाँ पे आके ऑर्डर चेंज हो जाएगा अगली सारी नर्व्स का, कि वो अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिब्री के नीचे से निकलेंगी। C7 तक ये रूल है कि कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिब्री के ऊपर से नर्व ने आना है। C1 के ऊपर से C1 ने आना है, C1 वर्टिब्री के ऊपर से C1 है, C2 के वर्टिब्री के ऊपर से C2 में। यहाँ पे अब T1 के बाद ऑर्डर चेंज हो जाएगा। T1 के नीचे से T1 अराइज करेगी, T2 के नीचे से T2 अराइज करेगी, फिर दिस ऑर्डर शैल बी फॉलोड टिल till the spinal cord, till the vertebral column ends। ठीक है, तो ये एक चीज थी जो यहाँ पे उसने लिखी हुई है। तो अब देख सकते हैं, इसने लिखा देयर 31 पेयर्स। इसको एक सेकेंड। तो 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, 8 सर्वाइकल, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral, एक coccygeal। C1 to C7 exit above the corresponding vertebrae, for example C3 exits above the third cervical vertebrae, जब भी हमने देखा। C8 spinal nerve exits below C7 and T1, above T1, और बाकी सारी दे exit below their corresponding vertebrae। तो ये बात थी जो मैं आपको भी डेमोन्स्ट्रेट की। अब नेक्स्ट है लोअर एक्सटेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो ये देखिए, इसके ऊपर मैं जूम इन करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो येलो में आपको नजर आ रहा है स्ट्रक्चर, ये सारा है, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की ये जो लास्ट एंडिंग है ना, इट इज, इसको हम कहते हैं, दिस इज कोनस मेडुलरिस। ठीक है, और फिर कुछ फाइबर्स जो हैं, नर्व एंडिंग नर्व फाइबर्स, ये यहाँ से निकल रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं कॉर्डा इक्विना। कॉर्डा बेसिकली हम कहते हैं टेल को, एंड इक्विना मींस हॉर्स, हॉर्स टेल। तो ये जो एंडिंग है, ये भी इट इज सिमिलर टू टेल ऑफ अ हॉर्स। ठीक है, इसलिए इसको नाम उन्होंने कॉर्डा इक्विना दे दिया। फिर आप देख सकते हैं कि ऑल अलोंग टिल द वेरी एंड, स्पाइनल कॉर्ड इज कवर्ड विद the it is covered with the arachnoid matter, and above which is the dura matter। और ये जो ब्लू में आपको नजर आ रही है, दिस इज एपीड्यूरल स्पेस। एपी मींस above and dura
जो लेयर है। एपिड्यूरल स्पेस की सिग्निफिकेंस ये है कि हम कभी कभी कोई एनेस्थीसिया ऐसा होता है वो एपिड्यूरल स्पेस में दिया जाता है। ठीक है। तो अब ये आपको डायग्राम में ये तो चीजें तो चले हमने देख ली, कॉनस मेडुलरिस है, कॉर्डा इक्वीना है। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर्स इस साइड से लेबल हुए हुए हैं, फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप। तो सबसे पहले यू हैव स्किन, देन यू हैव सबक्यूटेनियस फैट टिश्यू, फिर आफ्टर दैट then you have supraspinous ligament. Number three, this is your supraspinous ligament. Then interspinous ligament. उसके बाद ligamentum flavum. Then epidural space. Then dura mater. Then subarachnoid arachnoid matter. और उसके बाद you enter the subarachnoid space which contains the CSF. तो जब हम करते हैं ये lumbar puncture, हम इन सारी लेयर्स को क्रॉस करते हैं until we reach the subarachnoid space which contains the CSF। और CSF हम निकालने की वजह थेरेप्यूटिक भी हो सकती हैं और डायग्नोस्टिक भी हो सकती हैं। डायग्नोस्टिक के सेंस में आपने फॉर एग्जांपल कोई डिजीज डायग्नोस करनी है, मेनिंजाइटिस वगैरह अपनी चेक करना है, किस एटियोलॉजी का है, बैक्टीरियल है, फंगल है, ट्यूबरकुलर है या वायरल है। तो उस वो आप उसकी लेबोरेटरी करते हैं, उसको माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं तो आपको पता लग जाता है। तो बाकी थेरेप्यूटिक में आप कर सकते हैं। बाकी एक और डायग्नोस्टिक भी है, अगर आपने चेक करना हो प्रेशर, इंट्राक्रैनियल प्रेशर, CSF का प्रेशर चेक करना हो, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। दूसरा, थेरेप्यूटिक के अंदर आ जाए यूजेस में, तो जब conditions where there is increased intracranial pressure, उसमें you can do lumbar puncture। तो अब पोजीशन क्या होनी चाहिए लंबर पंक्चर की? तो प्रैक्टिस के अंदर आप देखेंगे कि ऑन द बैक ऑफ द पेशेंट यू हैव टू फील द वर्टिब्री, कि किस लेवल पे आपने करना है। अच्छा, अब आपको वर्टिब्री लेवल बता दूं कौन सा होना चाहिए। वर्टिब्री लेवल हमेशा आपने या L3 और L4 के बीच में हो या L4 L5 के बीच में हो। ठीक है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है, ये देखें, दिस इज L1। ठीक है। एंड दिस इज L2। और स्पाइनल कॉर्ड एंड हो रही है L2 पे जाके। ठीक है। इसलिए आपने हमेशा इससे नीचे नीचे रह के पंक्चर करना। तो आप या तो पंक्चर यहाँ पे कर लें, इस लेवल पे, बिटवीन L3 एंड L4, या फिर आप पंक्चर जैसे यहाँ इसने किया हुआ है बिटवीन L4 एंड L5। ठीक है। तो L3 से L5 के बीच में आप कर लें क्योंकि L2 इज द लिमिट फॉर द स्पाइनल कॉर्ड, ताकि आप इसको डैमेज ना कर दें। अब आपने लैंडमार्क मैंने यहाँ लिखा हुआ है। यू वर्ल्ड ने पूछा हुआ था कि कौन सा एनाटॉमिकल लैंडमार्क होता है बॉडी के ऊपर, जो आप देख के डिसाइड करते हैं कि ये इस पॉइंट पे मैं नीडल एंटर करूंगा। तो दैट इज द इलियक क्रेस्ट। इलियक क्रेस्ट का सबसे सुपीरियर पार्ट। ठीक है। आपको पता है आपकी इलियक बोन की ऐसे क्रेस्ट दोनों साइड पे बनी होती हैं, तो उसके जो सबसे सुपीरियर पार्ट होता है, उन दो सुपीरियर पार्ट्स के बीच में लाइन ड्रॉ करें, तो वो लाइन एग्जैक्टली L4 के लेवल पर आएगी। तो आप उससे थोड़ा नीचे नीडल इंसर्ट करें तो भी ठीक है। इस तरह आप L4 L5 के बीच में एंटर करेंगे। आप उसे थोड़ा सा ऊपर नीडल एंटर करें तो आप L3 L4 के बीच में एंटर करेंगे। तो या इसको लिख लें साथ, जो एनाटॉमिकल लैंडमार्क है फॉर लंबर पंक्चर, दैट इज इलियक क्रेस्ट। ठीक है। दैट इज इलियक क्रेस्ट। तो यहाँ भी यही कुछ बातें लिखी हुई हैं, इनको हम देख लेते हैं क्या कह रहा है वो। तो इन एडल्ट्स, स्पाइनल कॉर्ड एंड्स एट लोअर बॉर्डर ऑफ L1 L2, और सब अरेक्नोइड स्पेस जो है नीचे तक एक्सटेंड करती है
आखिर तक टू लोअर बॉर्डर ऑफ S2 तक करती है एक्सटेंड। एंड lumbar puncture is usually performed between L3 L4 L4 L5 to obtain CSF while avoiding spinal cord। ठीक है, वो हमने स्ट्रक्चर्स देख लिए जो जो आप पियर्स करेंगे। फिर एक नीचे एक स्ट्रक्चर मेरा मिस हो गया। दिस, ये है फाइलम टर्मिनाली। अब बाहर तो लगता है कि ये कोई नर्व वगैरह है, लेकिन दिस इज अ प्योरली फाइब्रस, दिस इज अ फाइब्रस कॉर्ड। जैसे वो ब्रिज की नहीं होती सपोर्टिंग केबल्स, ये बिल्कुल केबल की तरह है। इसका फंक्शन होता है स्पाइनल कॉर्ड का जो लास्ट वाला हिस्सा है ना, इसको सपोर्ट देना, इसको फिजिकल सपोर्ट देना। तो बस इस ज्यादा कुछ नहीं। फिर साथ ही नीचे, आई डोंट थिंक पुराने एडिशन में ये नहीं है, नए एडिशन में दिए हुए दो सिंड्रोम्स हैं। एक है क्वाडा इग्विना सिंड्रोम और एक है कोनस मेडुलैरिस सिंड्रोम। अब दोनों सिंड्रोम में बेसिकली ये होता है कि या तो कॉनस मेडुलैरिस या कॉर्डा इग्विना, इनके लेवल पे आपने देखा कॉनस मेडुलैरिस का लेवल है, इट इज अराउंड L1 L2 पे कॉनस मेडुलैरिस है। और S2 तक जाते जाते उससे नीचे आए तो फिर वो सारा कॉर्डा इग्विना है। अब ये कहीं पे कंप्रेस हो जाए दोनों में से कोई, तो ये सिंड्रोम आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब कंप्रेशन किस वजह से हो सकती है? कंप्रेशन हो सकती है कोई हर्निएटेड डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क हर्निएट कर जाए, रप्चर हो जाए, न्यूक्लियस पल्पोसिस निकल आए उसका, या फिर कोई ग्रोइंग ट्यूमर एट दैट प्लेस कैन कंप्रेस दी स्ट्रक्चर्स, या फिर ट्रॉमा की वजह से ये कंप्रेशन हो सकती है। अब आपको फर्क कैसे करना है कि ये कॉनस मेडुलैरिस सिंड्रोम है या कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम है क्लिनिकली? तो याद रखिएगा कॉनस मेडुलैरिस सिंड्रोम के अंदर जो लोअर, देख तो बैक पेन दोनों में होगी। पहले कॉमन चीजें बता देता हूँ क्या क्या होंगी दोनों में। दोनों बड़े सिमिलर हैं। दोनों में बैक पेन होगी, दोनों के अंदर लोअर लिम्ब वीकनेस होगी, लोअर लिम्ब पेन भी हो सकती है। दोनों के अंदर यू वुड गेट एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया तो नहीं कहेंगे, लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ योर सैडल एरिया। सैडल कहते हैं ना घोड़े की जो होती है सीट जिस पे बैठते हैं, तो जब आप उस पे बैठते हैं तो आपके जो बॉडी के सर्टेन एरियाज हैं वो उसको टच करते हैं, जैसे आपकी मीडियल थाइज, आपका पेरिनियल। तो वो जो सारा एरिया है ना, वो उसकी सेंसेशन आपकी चली जाएगी। ये आपको मिलेगा। और आपकी जो क्या मैं बोलने लगा था, हाँ स्फिंक्टर्स, जो आपके स्फिंक्टर्स हैं यो वो काम करना बंद हो जाएंगे। तो आपको हो सकता है फीकल इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, इस तरह के मसले शुरू हो जाएं। तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं ऑफ कॉनस मेडुलैरिस सिंड्रोम एंड कॉर्डा इक्विना। अब डिफरेंसेस देखते हैं, दो बड़े डिफरेंस हैं। अगर तो ये सब कुछ मिल रहा हो और ये सब कुछ सिमेट्रिक हो, दोनों तरफ हो, तो ये कॉनस मेडुलैरिस सिंड्रोम होगा। अगर ये दोनों तरफ है, दोनों लिम्स में वीकनेस है, दोनों तरफ पेन है। अगर ये यूनिलैटरल है तो इट इज लाइकली टू बी कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम। एक तो ये फर्क है। दूसरा फर्क है लीजन। कॉनस मेडुलैरिस में अपर मोटर न्यूरॉन साइंस आएंगे, हम ये पढ़ेंगे अपर मोटर न्यूरॉन साइंस क्या होते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस क्या होते हैं। बट कॉनस मेडुलैरिस में अपर मोटर न्यूरॉन साइंस आएंगे, और कॉर्डा इक्विना में लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस आएंगे। ठीक है। तो ये आपने अपर मोटर न्यूरॉन से मेरा मुराद ये कि आपको स्पेस्टिक पैरालिसिस हो सकता है मिले, और आपको प्लांटर्स जो हैं अपगोइंग मिले, इजी मिले। लोअर मोटर न्यूरॉन में हो सकता है आपको फिर फ्लैसिड पैरालिसिस मिलेगा, जाहिर है। तो ये दो फर्क हैं चेक करने के लिए कौन सा। अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक MRI। ये आप देख सकते हैं, दिस ओवर हियर। ये अब एक ना वर्टिब्रल डिस्क का कुछ पोर्शन
बड़ी क्लियरली देख सकते हैं कि ये कंप्रेस कर रहा है इसको। यहाँ पे ये इंटरवर्टिब्रेट डिस्क, अब देखें ये भी है लेकिन ये नॉर्मल, ये वाला हिस्सा इसको काफी दबाया हुआ है इसने आगे तक। तो ये हर्निएशन हुई हुई है इस डिस्क की, जो कंप्रेस करी है। अब ये चेक करने के लिए कॉर्डा इक्विना होगा कि कॉनस मेडोलिस, आप सिंपली काउंटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो काउंटिंग अगर इसकी करें हम, तो ये आई बिलीव बनेगी, आई लेट मी काउंट दिस, ये आई थिंक ये शुड बी S1, फिर दिस शुड बी L5, L4, L3, L2। तो ये L3 L4 के लेवल पे हो रहा है। दिस इज द compression। ठीक है। इसी तरह से इस पिक्चर के अंदर देखिए, दिस इज L5। ठीक है, तो देन वी हैव L4, L3, L2, L1। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी compression है, बट माइल्ड सी है, एट द लेवल ऑफ बिटवीन L2 एंड L3। ठीक है, इसी तरह से इसके अंदर देखें तो इसमें तो बिल्कुल नीचे करके है ये, S1 और L5 के बीच में ये एक मैस यहाँ पे इसको कंप्रेस कर रहा है। ठीक है, ये है कॉनस मेडुलैरिस, यहाँ पे कर करीब। ठीक है, दिस इज कॉनस मेडुलैरिस, फिर आगे ये कॉर्डा इक्विना शुरू हो जाती है। इसी तरह से ये लास्टली, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये NBME में है, आया हुआ है ये वाला MRI, तो इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये कोई ट्यूमर यहाँ पे ग्रो कर रहा है जिसने इसको कंप्रेस किया है। सो अगेन दिस इज S1, L5, L5 एंड L4। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट इट। तो ये कॉनस मेडुलरिस एंकोर्डा इक्विना सिंड्रोम है। हमने बस इसकी अब थ्योरी रीड कर लेते हैं, इसने क्या बताया। मैंने इसका सवाल यू वर्ल्ड में कोई नहीं देखा, हो सकता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर आपको जरूर आ जाए, क्योंकि ये जो डिस्क हर्निएशन वगैरह है, इससे ज़्यादा सवाल आपको MSK के अंदर नजर आते हैं, यू वर्ल्ड का जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है। तो रेयर न्यूरोसर्जिकल इमरजेंसी कॉज बाय कंप्रेशन, डिस्क हर्निएशन से हो सकती है, ट्यूमर से हो सकती है, ट्रॉमा से हो सकती है। ठीक है, ऑफ टर्मिनल एंडोस्पाइनल कॉर्ड, कॉनस मेडुलरिस की हो जाए या कॉर्डा इक्विना की हो जाए। प्रेजेंटेशन क्या होगी? रेडिकुलर लो बैक पेन, सैडल पेरिएनल एनेस्थीसिया, ब्लैडर एंड बाउल डिसफंक्शन। ठीक है, हमने सब चीजें देखी। लोअर लिम्ब वीकनेस है, अगर सिमेट्रिक है विद अपर मोटर न्यूरॉन साइन तो कॉनस मेडुलरिस है, अगर एसिमेट्रिक है विद लोअर मोटर न्यूरॉन साइन फिर कॉर्डा इक्विना है। तो ये हमने सारी बातें कर ली। अब हम चलते हैं आगे। अच्छा, ये स्पाइनल कॉर्ड के डिफरेंट तीन आपको लेवल दिखाए हुए हैं उन्होंने, कि ये स्पाइनल कॉर्ड जो है ना अपनी शेप बदलती है अकॉर्डिंग टू इट्स सेगमेंट। सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन देखेंगे वो थोड़ा मुख्तलिफ है, थोरेसिक का थोड़ा मुख्तलिफ है, लंबर सैक्रल का थोड़ा मुख्तलिफ है, और आपको ये फ़र्क करना आना चाहिए कि कैसे मुख्तलिफ है। क्योंकि ये NBMEs में सवाल आपको मिलेंगे इसके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस डाल रहा हूँ। इसको बहुत अच्छे से जान लें और ये फ़र्क पहचान लें कि कैसे आपने फ़र्क करना है। तो बस बड़ी बड़ी मोटी मोटी सी बातें। इससे पहले कि हम ये वाला पेज डिस्कस करें, मैं ना फर्स्ट एड ने नया एडिशन में अपना पुराना जो क्रॉस सेक्शन था वो निकाल दिया, तो पहले वो देख लेते हैं, फिर हम इस पे इंशाल्लाह बात करते हैं कि ये कैसे फ़र्क करना है। तो मैं
उसकी एक मिनट तस्वीर यहाँ पे निकाल लूं, ताकि हम थोड़ा पहले वाला पेज हम देख लें, उसको समझ लें थोड़ा सा। तो ये पहले वाला पेज है। सॉरी फॉर द क्वालिटी। तो ये देखें, ये स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन है, और ये लाइकली थोरेसिक पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का। अब थोरेसिक मैं क्यों कह रहा हूँ? थोरेसिक के ना दो दो बातें याद रखनी है आपने। थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम का जो थोरेसिक पार्ट होगा, एक तो ये सबसे ज्यादा राउंड होता है। ठीक है। आप सर्वाइकल वर्टिब्री देखें, वो आपको ऐसे ओवल मिलेगा। लंबर वर्टिब्री भी ओवल ही मिलेगा। ये राउंड शेप्ड होता है, सबसे ज्यादा सर्कुलर शेप का ही होता है। एक तो ये तरीका याद रखने का। दूसरा, आपको इसमें ये लैटरल प्रोट्रूजन्स मिलेंगी ग्रे मैटर के अंदर। ये लैटरल हॉर्न्स आपको या थोरेसिक में मिलते हैं या लंबर में मिलते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है बेसिकली, इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले जनरल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अब ग्रे और वाइट मैटर समझने के लिए मैं पहले वाइट मैटर लेबल कर दूं। तो ये देखें, पहले ग्रे मैटर बल के लेबल करते हैं। ये आपके डोर्सल हॉर्न्स हैं ये। ठीक है, सेंसरी इंफॉर्मेशन यहाँ से एंटर होती है सारी। ये ग्रे मैटर में, ग्रे मैटर को हाईलाइट कर रहा हूँ सारा। ठीक है, ये एंटीरियर हॉर्न्स हैं। फिर ये लैटरल हॉर्न्स मैंने ड्रॉ किए। ये ग्रे एरिया है। अब इसके पार्ट्स आपको पता हो हर पार्ट का क्या मतलब है। तो ये मैंने आपको बताया, दिस इज जो पोस्टीरियर हॉर्न ऑल्सो नोन एज डोर्सल हॉर्न। तो यहाँ से सारे जो है आपके नर्व फाइबर्स सेंसरी वाले एंटर हो रहे हैं। फिर दिस इज द एंटीरियर हॉर्न। इसके अंदर आपकी सारी मोटर, जो आपके न्यूरॉन्स है ना, उनकी सेल बॉडीज यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। फिर ये आपको जो एरिया नजर आ रहा है, इस पे काफी मैं एम्फोसिस डाल रहा हूँ। ये लेटरल हॉर्न्स हैं। याद रखिएगा, ये सिर्फ थोरैक्सिक और लंबर में मिलेंगे, क्योंकि इनके अंदर आपके फाइबर ट्रेवल करते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम के। ठीक है, सिंपैथेटिक सिस्टम के। और आप ये बात मेरे ख्याल है फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो रूट वैल्यूज हैं, वो थोरैको लंबर ही हैं। थोरैको लंबर आपने कई जगह जगह पढ़ा होगा कि स्पाइनल कॉर्ड के जो थोरैको लंबर रीजन्स हैं, वहां से सिंपैथेटिक रूट्स निकलती हैं। तो इसलिए आपको यहीं पर इन्हीं रीजन्स में लैटरल हॉर्न मिलेगा। ठीक है। तो ये एक तरीका है पहचानने का कि कौन सा सेगमेंट है। सर्वाइकल आपको सेगमेंट दिखाऊंगा अभी ऊपर, उसमें आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये है ग्रे मैटर की बातें। अब वाइट मैटर पे चलते हैं। आपने याद रखना है कि डोर्सल हॉर्न्स जो हैं, पोस्टीरियर हॉर्न्स, इनसे पीछे जितना भी एरिया है वाइट मैटर का, इसको हम कहते हैं डोर्सल कॉलम। ठीक है, डोर्सल कॉलम। और डोर्सल कॉलम फर्दर डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स में, दोनों साइड पे, मीडियल पार्ट और लेटरल पार्ट। अभी नीचे देखेंगे। ठीक है। उसके बाद आपको एक छोटा सा यहाँ पे ब्रिज नजर आ रहा है ये। तो आपको अगर याद हो, हमने इस ब्रिज के बारे में बात की, इसको एंटीरियर वाइट कमीशर कहते हैं। और आपको याद होगा कि हमने एक डिजीज पढ़ी थी जिसके अंदर केप लाइक लॉस ऑफ सेंसेशन हो रही थी इन द अपर बॉडी, एंड दिस disease was also associated with KRE1 malformation. तो यस डॉक्टर तैमूर, ये सिरिंजोमाइलिया की बात कर रहा हूँ मैं। सिरिंजोमाइलिया में यहाँ पे एक
सिस्ट बनती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, विच स्टार्ट्स टू कंप्रेस अगेंस्ट द एंटीरियर वाइट कमिशर। तो इस पे हम बाकी बाद में ट्रैक्स पढ़ेंगे तो बात करेंगे, ठीक है। तो ये हिस्से हैं आपको जो स्पाइनल कॉर्ड के पता होने चाहिए। फिर हम अब इसके जो दूसरा है लेबल्ड क्रॉस सेक्शन वो देखते हैं। तो अगेन ये आप देखें, अब देखें ये वाला जो है ना सेगमेंट स्पाइनल कॉर्ड का, ये लेस लाइकली है कि थोरेसिक हो। खैर इस पे उसी उसी पेज के ऊपर बात करेंगे, लेट्स जस्ट फॉरगेट। लेकिन आपको ये पक्का पता चल जाएगा कि ये थोरेसिक है या लंबर है, क्योंकि यहाँ पे भी लैटरल हॉर्न नजर आ रहा है आपको, ठीक है। सर्वाइकल में लैटरल हॉर्न नजर नहीं आता। अच्छा, तो ये अब वही डोर्सल कॉलम है, और ये डोर्सल कॉलम भी दो में डिवाइड हुआ हुआ है। मीडियल वाले पार्ट को कहते हैं फैसिकुलस ग्रासिलिस या फैसिकुलस ग्रेसाइल कहते हैं, और फैसिकुलस क्यूनिएटस हम लेटरल वाले पार्ट को कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि ये जो मिडिल पार्ट है इससे लोअर लिम्स के फाइबर जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बंदा बनाया हुआ है ऐसे करके, ताकि मुझे इसका होमंकुलस ना भूले, ताकि मुझे पता हो कि मिडिल पार्ट से लोअर लिम के फाइबर जाएंगे, लेटरल पार्ट से अपर लिम के फाइबर जाएंगे। और जो ये दिस इज फॉर डीसीएमएल, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, इसमें फर्क है। ये ट्रैक्स की फिक्र ना करें, हम पढ़ेंगे डिटेल में, अगली सफे पे हैं। तो इनकी ओरिएंटेशन उल्टी है, इसमें लेटरल साइड पे लोअर लिम्स हैं, मीडियल साइड पे अपर लिम्स हैं, ठीक है। ये ओरिएंटेशन जानना क्यों जरूरी है? ये जानना इसलिए जरूरी है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल ट्यूमर डेवलप हो जाता है यहाँ पे या यहाँ पे, या कोई बड़ा सवेयर ट्रॉमा, कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी आ जाती है जो स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व कर ले, ऐसे इन्वॉल्व कर ले, इस तरह से इन्वॉल्व कर ले, किसी भी डायरेक्शन से इन्वॉल्व करे, तो आपको ये अंदाजा हो कि यार अगर डीसीएमएल का लैटरल पार्ट डैमेज हुआ है स्पाइनल कॉर्ड के इस सेक्शन में, तो आपको पता हो कि जी ये अगर डीसीएमएल का लैटरल पार्ट है तो अपर बॉडी की जाएगी सेंसेशन, मीडियल पार्ट है तो लैटरल बॉडी की जाएगी। इसी तरह से स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक का भी आपको अंदाजा हो कि यार अगर लैटरल साइड पे जा रहा है तो यहाँ पे अब उल्टा हिसाब है, ठीक है। यहाँ पे लैटरल साइड के ऊपर लोअर बॉडी है, मिडिल साइड पे अपर बॉडी है। तो ये इसलिए ओरिएंटेशन जानना जरूरी है। तो अब हम चलते हैं वापस फर्स्ट एड पे। तो ये देखें, अब आप फर्क जाने थोड़ा सा, ये सर्वाइकल वर्टिब्री है, थोरैसिक, और ये लंबोसेक्रल। तो पहले तो देखें जो लैटरल हॉर्न्स हैं, एक तो थोरैसिक के अंदर है और एक लंबर के अंदर। तो एक तो ये बड़ा फर्क है, सर्वाइकल में कोई नहीं है, सर्वाइकल में ये जगह खाली है। दूसरा बड़ा फर्क आप देखें, ते जो ग्रे मैटर है थोरैसिक के अंदर सबसे थोड़ा है, ठीक है। ग्रे मैटर थोरैसिक का सबसे थोड़ा है, दूसरी ये चीज है। और तीसरी चीज ये देखें कि सर्वाइकल और थोरैसिक के अंदर डोर्सल कॉलम दो हैं। जो ये डोर्सल कॉलम था ना बिटवीन योर एंटीरियर डोर्सल हॉर्न्स, ये वाला पोर्शन, तो ये दो हैं, लेकिन दो कहाँ पे? लंबोसेक्रल रीजन में दो हैं। ऊपर जाके इनकी फर्दर डिवीजन हो जाती है चार में, ठीक है। तो ये छोटे छोटे फर्क हैं। और फिर लास्ट पे शेप, इसकी काफी ओवल शेप है सर्वाइकल की, ये रिलेटिवली ज्यादा राउंड है, ठीक है। और हाँ, और लास्टली जो वाइट एरिया है, वाइट मैटर सर्वाइकल में सबसे ज्यादा है, काफी ज्यादा है, ठीक है।
और लंबोसेक्रल तक आते आते वाइट मैटर काफी कम रह जाता है। तो ये फर्क है सर्वाइकल, थ्रेसिक और लंबोसेक्रल में। और यहाँ पे उसने यही बात की हुई है कि लेग्स आर लैटरल इन लैटरल कोर्टिकोस्पाइनल एंड स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, and dorsal columns are organized as you are, with hands at side, arms outside and legs inside। तो ये वही बात है जो मैं आपको समझा रहा था कि डीसीएमएल का मीडियल पार्ट पे लोअर बॉडी, यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ वही बंदा जो मैंने ड्रॉ किया था, तो वो इसको मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, इस तरह से, ठीक है। और अगर यही मैंने बंदा ड्रॉ करना हो इस तरफ, तो उसको मैं कुछ ऐसे ड्रॉ करूंगा। जैसे मैंने अपनी आ, ये एक मिनट सेकेंड, उल्टा ड्रॉ कर दिया मैंने, इसको ऐसे ड्रॉ करना है, जैसे मैंने अपनी फर्स्ट एड पे किया हुआ, ऐसे, ठीक है। मीडियली अपर बॉडी और लेटरली लोअर बॉडी, और इसका उलट डीसीएमएल के अंदर। अब हमने मोटा मोटा देख लिया स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन। अब एक एक करके ये जो तीन पाथवेज हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो स्पाइनल ट्रैक के ये तीन मेजर पाथवेज हैं, और भी काफी सारे हैं, लेकिन जो तीन मेजर ट्रैक्स हैं वो यही वाले हैं, जो यूएसएमएल में भी जो सिग्निफिकेंट है आपको आने चाहिए। तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक एंड डोर्सल कॉलम ट्रैक, ये सेंसरी ट्रैक्स हैं, असेंडिंग ट्रैक्स हैं, इंफॉर्मेशन बॉडी से लेके जाते हैं, ठीक है? और इनकी खास बात क्या है कि दे फर्स्ट साइनैप्स एंड देन क्रॉस, ये हम देखेंगे समझेंगे इसका क्या मतलब है लाइन का। और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक डिसेंडिंग ट्रैक है, मोटर फंक्शन है इसका, ये ऊपर से लेके आता है, कमांड नीचे बॉडी को देता है, और ये क्रॉस करके फिर साइनैप्स करता है। तो ये भी हम देखते हैं इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले स्पाइनोथैलेमिक, स्पाइनोथैलेमिक का क्या मतलब है? स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंडिंग इन द थैलेमस, सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जाता है, कौन सी? पेन एंड टेम्परेचर। और और ये ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन पे बात करना मैं भूल गया कि इसका क्या मतलब है। आप अगर डायग्राम देखें तो डिफरेंट जगह पे ना, और सिनैप्स का भी मतलब समझा दूं आपको। सिनैप्स इज अ पॉइंट वेयर टू न्यूरॉन्स दे मीट ईच अदर, ठीक है। तो तो इस डायग्राम के अंदर ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है। सिनैप्स से पहले फर्स्ट ऑर्डर, सिनैप्स के बाद सेकेंड ऑर्डर। और अगर ये फर्दर आगे कोर सिनैप्स कर ले तो फिर ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन बन जाएगा, ठीक है। तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को ऑब्जर्व करते हैं कि ये कैसे ट्रैवल कर रहा है। तो ये आपका डोर्सल कॉलम है, और डोर्सल कॉलम के अंदर होते हैं सूडो यूनिपोलर सेल, सूडो यूनिपोलर, ठीक है। इसका क्या मतलब है? बेसिकली ये ना टाइप्स होती हैं न्यूरॉन्स की, मोर्फोलॉजी की बेस पे। फॉर एग्जांपल अगर ये एक न्यूरॉन है तो ये बाईपोलर है, ये न्यूरॉन है यूनिपोलर है। फिर एक न्यूरॉन ये होता है, शुरू में यूनिपोलर होता है, फिर दो में डिवाइड कर देता है, इसको कहते हैं सूडो यूनिपोलर। तो इस तरह का न्यूरॉन होता है डोर्सल रूट के अंदर।
ये बेसिकली यहाँ से सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, ठीक है, और फिर डोर्सल हॉर्न के अंदर साइनैप्स करती है। तो फर्स्ट ऑर्डर ये था, और सेकंड ऑर्डर ये है ग्रीन में जो नजर आ रहा है। और सिनैप्स करने के बाद एंटीरियर वाइट केमिशर से क्रॉस करके ऊपर थैलेमस तक ट्रेवल करती है। थैलेमस के अंदर फिर एक और सिनैप्स होता है, और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन फिर कॉर्टेक्स तक जाता है, सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। तो ये है सिंपल सा पाथवे अबाउट द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। तो अगर यू हैव इंजरी इन मेडला, फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड पे, तो स्पाइनोथैलेमिक जो सेंसेशन होगी पेन टेम्परेचर की, वो ऑपोजिट साइड की जाएगी, ठीक है। ये आपने बात ने, वो ऑपोजिट साइड की जाएगी। तो दिस वाज सिंपली अबाउट द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। कोई इसमें ओकी चीज नहीं थी। तो हम देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कौन सा था, विच इज ब्रिंगिंग द जो सेंसी नर्व एंडिंग है ऑफ द सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन इन डोर्सल रूट। तो ये जो सारी सेंसेशन है पेन टेम्परेचर की, ये ए डेल्टा सी फाइबर से आती है। हमने बात की थी इस पे शुरू वाले लेक्चर्स में, ठीक है। एंड देयर इट एंटर्स द स्पाइनल कॉर्ड। फिर उसने सनैप्स किया पोस्टीरियर हॉर्न के अंदर। ये फर्स्ट सनैप्स पोस्टीरियर हॉर्न के अंदर किया, और वहां से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन निकला, एंड इट डेकोसेट्स द स्पाइनल कॉर्ड एज द एंटीरियर वाइट कमीशन एंड ascends contralaterally। यहाँ तक कि वो दूसरा सिनैप्स करता है थैलेमस में इन द वीपीएल, वेंट्रल पोस्टरोलैटरल न्यूक्लियस। हमने इस पे भी बात की थी पिछले लेक्चर्स में। और फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ से निकलता है एंड एंटर्स द सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। तो दिस वाज अबाउट द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। आप चलते हैं डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस पे। तो डोर्सल कॉलम फर्क इस तरह से करता है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक से। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होता है ना, वो फौरन से डेकोसेट कर जाता है, फौरन क्रॉस करता है उसी लेवल पे। जबकि जो डोर्सल कॉलम वाला है, इसका फर्क देखें, ये फर्क जानना जरूरी है, क्योंकि आगे स्पाइनल लीजन्स आएंगी। आपको पता, ये जब नहीं होंगे ट्रैक्स तो आपको स्पाइनल लीजन मुश्किल लगेंगी। डोर्सल कॉलम का देखें, जो प्राइमरी न्यूरॉन है, जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, वो एंटर हुआ, और बजाय इसके, एक मिनट में थोड़ा सा ना इसको इधर कर लेता हूँ ऐसे, मतलब आप कंपैरिजन में देखें इनको। ये स्पैनोथेल्मिक वाला एंटर हुआ था, और एंटर होते साथ ही क्रॉस कर लिया इसने, डेकोसेशन कर ली। जबकि डोर्सल कॉलम वाला एंटर होके ट्रेवल करता है यहां तक कि वो मेडल्ला तक ना पहुंच जाए, और मेडल्ला पे जाके वो डेकोसेशन करता है। ठीक है। तो ये इसके बीच में एक बड़ा फर्क है। तो अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर मेडल्ला से नीचे नीचे तक स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होगी, अगर मेडल्ला से नीचे तक स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होगी, तो सेम साइड की डीसीएमएल की जो सेंसेशन है, वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन, सेम साइड की जाएगी, ठीक है। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में ऐसा नहीं था। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में अगर डैमेज होगा, किसी भी लेवल पर होगा, अबव द लेवल ऑफ एंट्री, तो ऑपोजिट साइड की सेंसेशन जाती है। डोर्सल कॉलम के अंदर ऐसा नहीं है। मेडल्ला से नीचे नीचे अगर इंजरी है, तो सेम साइड। हाँ, अगर मेडल्ला से ऊपर की लेवल की इंजरी है, मेडल्ला के लेवल की इंजरी है, देन इट वुड बी ऑन द ऑपोजिट साइड। तो ये एक फर्क वाली चीज है। तो ये स्पाइनल लेजन डिस्कस करेंगे उसमें फिर। तो यहाँ से होता है फिर अगेन थैलेमस में ही, वीपीएल में, वहां पे दूसरा सिनेप्स, आगे से सेम है सारा, आगे से सारा पाथवे सेम है। ठीक है। तो ये तो हो गए दो पाथवेज।
ये देख लेते हैं अब यहाँ पे। तो सेंसेशन कौन सी जा रही हैं? प्रेशर, वाइब्रेशन, फाइन टच, प्रोप्रियोसेप्शन। एंड इसमें भी सेंसरी नर्व एंडिंग्स और सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है डोर्सल रूट गैंग्लिया के अंदर। एंटर स्पाइनल कॉर्ड एंड असेंड्स इप्सिलैटरली इन डोर्सल कॉलम्स। डेकोसेट नहीं किया, ठीक है, इट डज नॉट डेकोसेट। फिर देन इट एंटर्स द न्यूक्लियस ग्रासिलिस और न्यूक्लियस क्विनियटिस इप्सिलैटरल मेडुला का। अब हम बात कर चुके हैं न्यूक्लियस ग्रासिलिस का क्या मतलब है। न्यूक्लियस ग्रासिलिस, आप वर्ड ग्रासिलिस से याद रखें बेसिकली। ग्रासिलिस ना आपका थाई का मसल है। तो इससे याद रखें कि लोअर लिम्ब की बात है, तो न्यूक्लियस ग्रासिलिस में लोअर लिम्ब के फाइबर्स एंटर होंगे, न्यूक्लियस क्विनिटस में अपर लिम्ब के। एंड डेकोसे, अब देखें इसमें डेकोसेशन यहाँ पर हो रही है इन मेडल्ला, जबकि इसकी डेकोसेशन हो रही है इन स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और फिर ये असेंड करता है एज द मीडियल लेमिनिस्कस, ठीक है। डेकोसेशन के बाद ट्रैक का नाम डोर्सल कॉलम नहीं रहता, मीडियल लेमिनिस्कस हो जाता है, इसलिए इसका जो पूरा नाम है इसको हम DCML पढ़ते हैं। DCML या PCML। डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस या पोस्टीरियर कॉलम मीडियल लेमनिस्कस, एक ही चीज के दो नाम है। आगे से सारा सेम है वही, VPL थैलेमस एंड देन सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। तो ये हो गए दो पाथवेज। अब चलते हैं तीसरा पाथवे, इसमें सिर्फ दो ऑर्डर ही है न्यूरॉन के। तो ये इस पे आप देखें ये आसान ही है, बस इसके अंदर भी जो डेकोसेशन है वो मेडला के लेवल पर होती है, मेडला से मेडला जहाँ खत्म हो रहा होता है नीचे स्पाइनल कॉर्ड के करीब करीब। तो सोमैटोसेंसी कॉर्टेक्स, सॉरी सोमैटोसेंसी कह रहा हूँ, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जो है, विच इज योर प्री सेंट्रल गायरस, वहां से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन चलते हैं इंटरनल कैप्सूल से होते हुए, ठीक है। अब इंटरनल कैप्सूल के भी दो लिम्ब्स होते हैं, तो इसके ऊपर हमने बात की थी कि दो लिम्ब्स होते हैं, एक एंटीरियर लिम्ब होता है और एक पोस्टीरियर लिम्ब होता है। तो ये पोस्टीरियर लिम्ब से डिसेंड करेंगे ऑफ द इंटरनल कैप्सूल, पोस्टीरियर लिम्ब से, ठीक है। ये इंटरनल कैप्सूल के पोस्टीरियर लिम्ब से क्रॉस करके थ्रू द सेरिब्रल पेडंकल, ये सेरिब्रल पेडंकल्स हैं, यहाँ से होके, सॉरी दीज आर सेरिब्रल पेडंकल्स ओवर हियर, दीज आर सेरिब्रल पेडंकल्स, सेरिब्रल पेडंकल से होते हुए। और बस आपको पता मेन ये बात हो कि डेकोसेशन कहाँ पे होनी, किस लेवल पे। डेकोसेशन होगी, पिरामिड्स की डेकोसेशन मेडला के लेवल पे होती है। तो ये मैंने पिक्चर भी काफ़ी दफ़ा आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर की, आपको दिखाई है पिरामिडल डेकोसेशन। तो ये पिरामिड्स हैं, ठीक है, ये पिरामिड्स हैं, ये सेरिब्रल पेडंकल्स हैं, ठीक है? और ये पिरामिड्स हैं, ये पिरामिड्स हैं आपके। यहाँ से फाइबर्स आ रहे हैं दोनों तरफ के। तो यहाँ वाले, ये ब्रिज बना हुआ है, अब यहाँ पे डेकोसेशन होती है। तो राइट वाले लेफ्ट चले जाते हैं, लेफ्ट वाले राइट पे चले जाते हैं। ठीक है। और क्रॉस, अभी देखें, अब इसका डिफरेंस बाकी दो ट्रैक से देखें। बाकी दोनों ट्रैक्स में डेकोसेशन से पहले सिनैप्स बनता था, ये सिनैप्स डेकोसेशन से पहले, ये सिनैप्स डेकोसेशन से पहले। यहाँ पे डेकोसेशन के बाद सिनैप्स बनता है। तो ये डिसेंड किया इसने, एंड देन उसके बाद एंटीरियर हॉर्न के अंदर सिनैप्स किया। और यहाँ से फिर ये, तो ये आपका बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, या इसको आप अपर मोटर न्यूरॉन भी कह सकते हो। और एंटीरियर हॉर्न से आगे फिर आपके लोअर मोटर न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। अब अब अगर डैमेज
अपर मोटर न्यूरॉन का है, वो भी मेडल्ला से ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स का डैमेज हो जाए, ब्रेन स्टेम का डैमेज हो जाए, तो ऑपोजिट साइड का वॉलंटरी कंट्रोल खत्म हो जाएगा। क्यों? इस ट्रैक का क्या मकसद है? वॉलंटरी कंट्रोल करना। तो ऑपोजिट साइड का वॉलंटरी कंट्रोल खत्म। लेकिन अगर मेडल्ला से नीचे डैमेज हो तो फिर सेम साइड का वॉलंटरी कंट्रोल खत्म होगा। ठीक है, तो ये बस आपको पता ये हो, याद ये इतना हो कि डेकोसेशन किस लेवल पर होती है, फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा ये डिसाइड करना कि राइट साइड पे डेफिसिट होगा या कि लेफ्ट साइड पे डेफिसिट प्रोड्यूस होगा। और ये राइट लेफ्ट डेफिसिट को बहुत ज्यादा रिपीट नहीं होते। सिर्फ एक पैथोलॉजी है, ब्राउन सीक्वर्ड, उसके अंदर थोड़ा सा बंदे को याद रखना पड़ता है इनके बारे में। तो वो स्पाइनल लीजन्स के अंदर हम इंशाल्लाह देखेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में। काफी इंटरेस्टिंग है वो भी। तो ये थी सारी बातें ट्रैक्स के बारे में। अगले सफे पे जो बातें हैं वो काफी बेसिक बेसिक चीजें हैं, जिस पे हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये ज्यादा आप कह लें कि याद रखने वाली चीजें बजाय के समझने वाली। तो सबसे पहले क्लिनिकल रिफ्लेक्सेस आपको पता हो कि कौन से रिफ्लेक्सेस किस नर्व रूट को बताते हैं आपको। तो एक्लीज रिफ्लेक्स S1 S2 का बताता है, तो S1 S2 बकल माई शू। इसी तरह पेटलर रिफ्लेक्स L2 L4 किक द डोर। ये याद रखने के तरीके हैं। बाइसेप्स का C5 C6 पिक अप स्टिक्स। ट्राइसेप का C6 C7 C8 ले देम स्ट्रेट। तो ये काफी सारी नर्व रूट वैल्यूज इससे चेक हो जाती है। देन क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स। क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स बेसिकली ये होता है कि व्हेन यू स्ट्रोक द मीडियल साइड ऑफ योर थाई, इन men, ये men in occurs in men. तो क्रीमेस्टर मसल इज एक्चुअली प्रेजेंट, इट्स सराउंडिंग द इट इज सराउंडिंग द जो आपकी होती है द ट्यूब, क्या कहते हैं उसको, यू कुड यू एनी वन ऑफ यू नेम इट, जो डक्ट होती है इंग्विनल रिंग से जो गुजरती है, स्ट्रक्चर क्या कहते हैं उसको, टू द टेस्टीज। मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, इफ एनी ऑफ यू कैन टेल मी। स्पर्मेटिक कॉर्ड, यस, स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड को सराउंड किया होता है। तो whenever you stroke the medial side of your thigh, this muscle contracts and it pulls the testicles upwards. तो इसको कहते हैं क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स, एंड दिस shows you the function of L1 L2 root values. इसी तरह से anal wink reflex is when you touch the perianal area, perianal area, तो जो anal sphincter है, it becomes it ये it contracts. So this shows you S3 S4। ठीक है, अब रिफ्लेक्स की ग्रेडिंग जो है, +1 +2 +3 +4। 0 है तो एब्सेंट है, 2 इज नॉर्मल, 2 से कम है तो इट इज एबनॉर्मल, एंड 2 से ज्यादा है तो भी एबनॉर्मल है। ठीक है, तो बस आपको सिर्फ इतना पता हो, आपको बहुत ज्यादा नहीं पता हो कि हाइपो एक्टिव क्या है, क्लोनस क्या है। जैसे नंबर 2 से कम, 2 नॉर्मल है, 2 से कम एब्सेंट, 2 0 है तो एब्सेंट, 2 से कम है अगर तो हाइपो एक्टिव, 2 से ज्यादा है तो ज्यादा है, मतलब इट इज ओवर एक्टिव। वो हम देखेंगे कि ये रिफ्लेक्सेस हाइपर एक्टिव या हाइपो एक्टिव कब होते हैं। फिर ये हैं कुछ प्राइमरी रिफ्लेक्सेस, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। ये होते हैं बच्चों के अंदर, एंड ये भी फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे फ्रंटल लोब डेवलप होता है, मैच्योर होता है, फ्रंटल लोब का मैंने आपको एक काम बताया था, फ्रंटल लोब जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं ना, प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स, उनको सप्रेस करता है, जिसमें आपके ये सेक्स ड्राइव भी आ जाती है, हंगर,
डेफिकेशन, यूरिनेशन, ये सब आज तो, ये तो कुछ इंस्टिंक्ट्स हैं, कुछ रिफ्लेक्सेस भी हैं। तो वो रिफ्लेक्सेस कौन से हैं? वो ये वाले, मैंने इनके बारे में कोई सवाल नहीं आते देखा यू वर्ल्ड के अंदर, लेकिन चूंकि फर्स्ट एड में है हमें इसलिए करना है। तो CNS reflexes that are present in healthy infant but are absent in neurological intact adult normally disappear within first year of life because primitive reflexes are inhibited by mature developing frontal lobe. They may re-emerge in adults following frontal lobe lesion. तो अगर किसी का frontal lobe का stroke हो जाए तो ये रिफ्लेक्सेस वापस आ जाएंगे, बिकॉज वो सेपरेशन जो इफेक्ट था, ये जो इनहिबिशन थी, ये खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले है मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स में ये है कि आप बच्चे को ऐसे हाथ में पकड़ें और ऐसे उसको अगर उछालें तो वो अपने बाजू फैला लेगा और फिर वो बाजू अपने समेट लेगा। तो ये जो मूवमेंट उसके हाथों पैरों की होगी ना, इसको हम कहते हैं मोरो रिफ्लेक्स। ठीक है। हैंग ऑन फॉर लाइफ reflex abducts and extends arm when startled and then draw together। ठीक है। रूटिंग रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स ये है कि बच्चे इन्फेंट को अगर किसी एक साइड पे स्ट्रोक करे ना माउथ के, तो वो उस तरफ को मुंह मोड़ लेता है। तो इट इज एक्चुअली अ रिफ्लेक्स इन बेबीज टू, उनको बेसिकली हेल्प करता है इन ऑर्डर टू फाइंड द निपल टू लैक्टेट। तो ये एक नेचर ने रिफ्लेक्स डाला हुआ है ताकि बच्चा फौरन से लैक्टेशन कर ले शुरू। इसी तरह से सकिंग रिफ्लेक्स, जब पैलेट जो रूफ ऑफ द माउथ है उसको टच करें तो ये सकिंग शुरू कर दे। तो ये भी बच्चों के अंदर होता है। पामर रिफ्लेक्स, पाम की को आप स्ट्रोक करें तो वो इसलिए आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि उनके हाथों में ऐसे उंगली रखो तो वो ऐसे पकड़ लेते हैं। तो ये इवन एडल्ट्स में भी आपको नजर आएगा जिनमें स्ट्रोक हुआ, और ये मैंने आंखों से भी देखा है। और इवन आप में से जो लोग किया हुआ है, ये कॉमन है, इतना कोई रेयर चीज नहीं है, मिल भी जाता है। तो ये भी एक है, दिस इज पामर रिफ्लेक्स। फिर प्लांटर रिफ्लेक्स तो वेरी कॉमन, जिसको बेबिंस्की टेस्ट भी कहते हैं। आप स्ट्रोक करते हैं लैटरल बॉर्डर ऑफ द फुट, एंड आप सी के डोर्सी फ्लेक्शन होती है कि प्लांटर फ्लेक्शन होती है। तो हम कहते हैं कि प्लांटर्स अप गोइंग है कि डाउन गोइंग है। इट हेल्प्स अस टू डिटरमिन के वेदर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है कि लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है। तो अगर डोर्सी फ्लेक्शन हो रही हो और फैनिंग हो रही हो तो ये अप गोइंग है। तो ये किस चीज का साइन होगा? अपर मोटर न्यूरॉन लीजन का कि लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन का? यस डॉक्टर नक्शब, ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन का साइन होगा। ठीक है। तो dorsiflexion of large toe and fanning of other toes with plantar stimulation, or Babinski sign is presence of reflex in an adult. So it signifies upper motor neuron lesion. Then is gallant reflex. Gallant reflex ये है कि जब आप बच्चे की एक साइड को, मतलब दो साइड्स हैं ना, किसी एक साइड को स्ट्रोक करें तो उस तरफ को वो फ्लेक्स कर लेता है अपनी ट्रंक। ठीक है, दिस इज गैलेंट रिफ्लेक्स। इनमें जिस सवालों में आपको ज्यादा आना है वो बेबिंस्की वाला ही है। बाकी मैंने ना होने के बराबर देखे, मैंने कोई खास नहीं देखे। फिर नेक्स्ट है लैंडमार्क डर्माटोम्स। लैंडमार्क डर्माटोम्स, अब ये वो ऐसी चीज है जो आपकी पिक्टोरियल मेमोरी है, जो आपको याद करनी है कि कौन सा डर्माटोम कहाँ पे फॉल करता है। हम सबको गो थ्रू करते हैं, लेकिन मैं आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट वाले हैं वो बता दूंगा। ठीक है, जो एग्जाम में आपको ज्यादा आएंगे, और ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर ज्यादा पूछेंगे आपसे, CNS में इतना नहीं पूछेंगे। ठीक है। तो स्टार्टिंग ऑफ विद C2। C2 आपके पोस्टीरियर हाफ ऑफ स्कल, ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज C2। C3 और C4 का ये है कि C3 हायर नेक की जो है सेंसेशन है, और C4 लो कॉलर शर्ट से उसने याद रखा है कि लोअर नेक का फंक्शन। ठीक है। इसी तरह से C6
आपके थम्स के लिए, तो आप अगर थंब को ऐसे करें तो इट फॉर्म्स सिक्स फिगर। ठीक है, सिमिलरली ओवर हियर तो C6 फॉर हम। इसी तरह से T4 फॉर निपल। ये वाला इंपॉर्टेंट वाला है, ये T4 वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है। T7 रिप्रेजेंट्स योर जिफॉइड प्रोसेस। जिफॉइड प्रोसेस इज द, आपकी जो ये सेंट्रल बोन होती है ना, मेनुब्रियम, स्टर्नम और जिफॉइड, ये तीन बनाती हैं सेंटर में जो बोन होती है। ठीक है। देन ये वाला इंपॉर्टेंट है, अम्बलाइकस किस लेवल पे, T10। ठीक है। और ये आखिर वाले तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। L1 इंगुइनल लिगामेंट के लेवल पे, ये आपको नजर आ रहा है L1, इंगुइनल लिगामेंट के लेवल पे L1। L4 एंटीरियर थाई प्लस योर नीज तो जब आप पेटलर रिफ्लेक्स करते हैं, आप बेसिकली L4 चेक कर लेते हो। ठीक है। एंड देन लास्टली S2 S3 S4, ये आपकी जो सेंसेशन है ऑफ द पीनाइल एंड एनल जोन्स। ठीक है। तो S2 S3 S4 कीप द penis ऑफ द फ्लोर, तो दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर erection एंड such stuff। तो ये डर्माटोम्स हैं अगेन। और हाथ के डर्माटोम्स फर्दर आपको बेहतर पता हो जब आप मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे, वो खैर वो वहाँ की डोमेन है। यहाँ से अगेन आई वुड से आपको T4 T10 और ये एल एल नीचे वाले चाहिए चार, ये पता हूँ अच्छे से। तो दिस वाइंड्स अप आवर सेक्शन ऑफ फिजियोलॉजी। अब हम कॉमन ब्रेन लीजन्स पे बात करते हैं। फिर सी सबसे पहले है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये डिफरेंट उसने डिस्कस की है कि जिस एरिया में लीजन होगी तो कॉम्प्लिकेशन क्या होगी। अब ये सेक्शन शुरू करने से मैं पहले आपको बता दूं, इसमें ज्यादातर आपको रिपीटेशन मिलेगी। आपने नॉर्मल पढ़ लिया, अब आपने अब नॉर्मल पढ़ना है। अगर आपको नॉर्मल अच्छे से याद है तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा सर, ये सारी पैथोलॉजी आगे बहुत आसान होगी। ठीक है। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का मैंने आपको बताया था, इट इज लिंक विद योर एथिक्स, योर हायर ब्रेन फंक्शन, योर सेंसेस। तो ये जब उड़ जाएगा तो आप जानवर बन जाएंगे। तो ये जब नहीं होगा तो दिस विल कॉज फ्रंटल लोब सिंड्रोम। तो इसमें पेशेंट कैसे एक्ट करेगा, डिस इनहिबिशन हो जाएगी, वो कुछ भी करेगा, ज्यादा खाना शुरू कर देगा, इम्पल्सिविटी, बहुत ज्यादा गुस्सा एक्सप्रेस करेगा, लॉस ऑफ एम्पैथी, इम्पेयर्ड एग्जीक्यूटिव फंक्शन, क्योंकि ये आपके जो सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शन थे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के थे। ए काइनेटिक म्यूटिज्म। अच्छा, ए काइनेटिक म्यूटिज्म क्या होता है? एक ना हम आगे डिजीज पढ़ेंगे, लॉक्ड इन सिंड्रोम। ठीक है। लॉक्ड इन सिंड्रोम में ये होता है कि पेशेंट हिल नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, सिर्फ आंखें हिला सकता है, और वो भी आंखें सिर्फ वर्टिकल गेज कर सकता है, ऊपर और नीचे, हॉरिजॉन्टल गेज भी नहीं कर सकता। अब देखें, अगर आप पेशेंट देखें ए काइनेटिक म्यूटिज्म का और लॉक्ड इन सिंड्रोम का, तो देख के शायद आपको लगे कि ये एक जैसे हैं, लेकिन फर्क है। एक काइनेटिक म्यूटिज्म वाला जो पेशेंट है वो भी ऐसे ही खामोश बैठा होगा, हिलने जो लगा बिल्कुल भी नहीं, और एक ही जगह से स्टिल। और जो लॉक्ड इन सिंड्रोम वाला है वो भी ऐसा ही होगा। लेकिन फर्क ये है कि एक काइनेटिक म्यूटिज्म वाला अपनी मर्जी से ऐसे बैठा हुआ है, वो हिलजुल सकता है, कोई मसला नहीं है उसका, लेकिन वो अपनी मर्जी से ऐसे बैठा हुआ है। लॉक्ड इन सिंड्रोम वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो हिल ही नहीं, वो कैद है। ठीक है। वो कैद है। तो ये है फर्क इन लोगों का। फिर है फ्रंटल आई फील्ड्स। अब फ्रंटल आई फील्ड्स और
PPRF, पैरामीडियन पोंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये दो की डिस्कशन बहुत डिटेल में होनी है इन द आई सेक्शन। ठीक है, तो आई एम लीविंग दीज फॉर नाउ। लेकिन मैंने आपको फ्रंटल आई फील्ड का बताया हुआ, दे आर कंसर्न विद योर गेज, फ्रॉम योर हॉरिजॉन्टल गेज। ठीक है, बड़ा ब्रीफ सा बता देता हूँ कि आपका, फॉर एग्जाम्पल मैंने देखने हैं लेफ्ट साइड पे, मैं लेफ्ट साइड पे देख रहा हूँ। अब ये जो मैं लेफ्ट साइड पे देख रहा हूँ ना, दिस इज थैंक्स टू माई प्री फ्रंटल एरिया और फ्रंटल आई फील्ड एरिया ऑफ राइट साइड। ये राइट साइड का काम होता है कि मुझे लेफ्ट पे आंखें लेके जाए, और लेफ्ट प्री फ्रंटल का काम होता है कि मुझे राइट आंखें लेके जाए। तो अगर मेरे यहाँ पे लिजन हो जाए लेफ्ट साइड पे, तो आंखें उस साइड पे नहीं देख पाएंगी, वो इस तरफ देखना शुरू कर देंगी। तो अगर देर इज डैमेज इन द cerebral cortex in this frontal eye field area, तो gaze will be towards the lesion। तो यही बात उसने लिखी हुई है। कि eyes look toward brain lesion, यानी अवे फ्रॉम हेमीप्लीजिया। मतलब आपको फ्रंटल एरिया का अगर जो आपका पैराइटल लोब है, मिडिल मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की डिवीजन है, यहाँ का स्ट्रोक होता है आपको, तो ज़ाहिर मोटर फंक्शन लॉस होगा, लेकिन ऑपोजिट साइड का होगा। ठीक है, लेकिन चूंकि आपका फ्रंट लाइफ फील्ड एरिया इधर का था, अब आप वहां नहीं देख सकते, आप यहाँ देखना शुरू कर देंगे। ज़ाहिर है एक साइड के मसल काम करना छोड़ते हैं, दूसरे के ऑपोजिट ऑब्वियसली उसको पुल कर लेते हैं उस तरफ, अपनी तरफ। तो आपने स्ट्रोक का पेशेंट भी ऐसे ही देखा होगा कि अब स्ट्रोक भी डिपेंड करता है कि किस किस रीजन का। ब्रेन स्टेम के स्ट्रोक के पेशेंट की गेज अलग होगी, लेकिन अगर सेरिब्रल कॉर्टेक्स फ्रंटल एरिया का, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी पैराइटल लोब का स्ट्रोक है, तो पेशेंट की गेज स्ट्रोक की तरफ ही होगी और कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस होगा। इसी तरह ये अब ये बेहतर समझ आपको लगे। अब फिलहाल तो मैंने बड़ा ब्रीफ सा करके मोटा सा आपको समझाया है कि ये फंक्शन है फ्रंटल आई फील्ड एरिया का, लेकिन इसका फंक्शन बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज इट इज integrated with PPRF, with MLF, with kind of फोर का न्यूक्लियस, काइंड ऑफ सिक्स का न्यूक्लियस, फिर काइंड ऑफ थर्ड न्यूक्लियस। तो काफी इंटीग्रेटेड ये नेटवर्क है। ये तो ये हम आगे आई में बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही याद रखें। और इसी तरह से पीपीआरएफ का अगर लिजन है, तो गेज जो है वो लिजन के ऑपोजिट साइड पे जाएगी। ठीक है, पीपीआरएफ is actually paramedian pontine reticular formation. Eyes look away from brain lesion. ठीक है, यानी towards the side of hemiplegia। तो अगेन आपको अभी बहुत ज्यादा इसको डिटेल जाने की जरूरत है, मैं आपको थोड़ा सा बस एक ग्लांस दिखा देता हूँ, ताकि आपकी तसल्ली रहे कि ये चीजें हमने आगे देखनी है आई वाले सेक्शन में। ये आप देखिए, ये है बेसिकली वो बातें जो हम कर रहे हैं। ठीक है, ये फ्रंटल आई फील्ड एरिया है। ठीक है, इसी तरह से दिस इज PPRF। तो ये नेटवर्किंग कैसे होती है, ये गेज कैसे मुड़ती है, आप कैसे देखते हैं, ये हम इस सेक्शन में बड़े डिटेल में देखेंगे। तो अब भी आप ना, बेशक आपको अगर बहुत ज़्यादा अच्छी समझ नहीं भी लगी तो फिक्र की बात नहीं है आपको, हम ये आगे इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर डोमिनेंट पैरेटल कॉर्टेक्स का अगर हो जाए, तो आपको गस्टमैन सिंड्रोम होगा। ये हमने बड़ी डिटेल में देखा था, ए ग्राफिया, ए कैलकुलिया, फिंगर एग्नोसिया, राइट लेफ्ट डिसोरिएंटेशन। इसी तरह से नॉन डोमिनेंट पैरेटल कॉर्टेक्स में अगर हो लीजन, तो यू गेट हेमीस्पेशियल नेग्लेक्ट सिंड्रोम। ठीक है, हेमीस्पेशियल नेग्लेक्ट सिंड्रोम के बड़ा इंटरेस्टिंग होता है इसका। जो पेशेंट होता है, वो अपनी एक साइड को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। खाना खाएगा तो एक साइड की प्लेट, आधी प्लेट खाली होगी। ठीक है, ड्राइंग करेगा तो सफ़े के एक तरफ ड्राइंग करेगा, शेव करेगा तो सिर्फ एक तरफ की शेव करेगा। तो ये
हालांकि लगती है कि तो फिल्मों वाली बातें, लेकिन ये हकीकत है, ऐसा होता है। ठीक है, तो दिस इज हेमी स्पेशल नेग्लेक्ट। फिर बेसल गैंग्लिया की लीजन हो, तो ये हमने बड़ी डिटेल में बेसल गैंग्लिया का फंक्शन पढ़ा हुआ है। इट इज कंसर्न विद मूवमेंट्स। तो यू गेट ट्रेमर्स, कोरिया, एथिटोसिस। अब ये कोरिया क्या होता है, ये एथिटोसिस क्या होता है, ये सारी टर्म्स का ना एक टेबल है आगे दिया हुआ, हम वहां पे देखेंगे ये सारे टर्म्स का क्या मतलब है। फॉर नाउ रिमेंबर कि ये आपको बेसल गैंग्लिया इन्वॉल्वमेंट मिलती है इन पार्किंसन डिजीज एंड इन हंटिंगटन डिजीज। ये भी हमने डिटेल में आगे पैथोलॉजी सेक्शन में पढ़नी है। ठीक है, फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब थैलेमिक न्यूक्लियस में अगर मसला हो, यू गेट कॉन्ट्रालैटरल हेमीबैलिस्मस। हमने बेसल गैंग्लिया में पढ़ा था सब थैलेमिक न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, जस्ट बिलो द थैलेमस। तो इसकी लीजन हो तो आपको ऑपोजिट साइड पे हेमीबैलिस्मस। हेमीबैलिस्मस होता है वाइड एंगल मूवमेंट्स। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा लिम्ब ही ऐसे ऐसे अगर मूव कर रहे हैं। मैं आपके साथ आगे इंशाल्लाह जब वो टेबल आएगा ना, मैं आपके साथ पिक्चर्स शेयर करूंगा। एथिटोसिस कैसी नजर आती है, कोरिया कैसा नजर आता है, हेमीबैलिस्मस कैसा नजर आता है, इंटेंशन ट्रेमर कैसा नजर आता है। तो अगेन वहां पे इंशाल्लाह हम डिटेल में देखेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट मेमोरी बॉडीज। मेमोरी बॉडीज भी क्रॉस सेक्शन पे दिखाई थी आपको मैंने, और ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं इन वर्निक कोर्साकोफ सिंड्रोम। अब वर्निक कोर्साकोफ सिंड्रोम की सबसे कॉमन कॉज है अल्कोहल अब्यूज, क्रॉनिक अल्कोहल अब्यूज से थायमीन डेफिशिएंसी हो जाती है। लेकिन आज आपने सिर्फ ये कॉज नहीं अपनी जहन में, सिवियर मेल न्यूट्रिशन से भी हो सकता है। आ, जो आपकी डिजीज होती है गट की, द ग्रुप ऑफ डिजीज विच इज मेल एब्जॉर्प्टिव जो सिंड्रोम्स है, मेल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम्स, उनमें भी हो सकता है। ठीक है, तो कोर्साकोफ, वर्निक कोर्साकोफ की कुछ चीजें बताऊं आपको। एक तो ये, यू वुड गेट मेमोरी लॉस। ठीक है, इरिवर्सिबल मेमोरी लॉस होता है इसके अंदर। एंड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ आइज। ठीक है, ये बड़ा टिपिकल इसके लिए है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द आइज। तो ये दो जो चीजें वर्निक कोर्साकोफ के लिए। अगेन दिस इज अ टॉपिक मोर कंसर्न विद न्यूट्रिशन पोर्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। लेकिन याद यहाँ पे रखना कि इसका सवाल ऐसे आएगा कि क्रॉस सेक्शन बनना होगा, मेमोरी बॉडीज लेबल होंगी ए बी सी डी के बीच में कहीं, और वर्निक कोर्साकोफ के सिम्टम दिए होंगे, आपने रिकग्नाइज करने हैं। और नीचे लिखा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेन एरियाज मोस्ट लाइक टू बी इन्वॉल्व्ड। तो आपने मेमोरी बॉडी को लेबल हुआ हुआ आपने उसको पिक कर लेना है। इस तरह से इसका क्वेश्चन आएगा यू वर्ल्ड में। ठीक है, देन एमिगडाला, ये मैंने आपको बताया था, इट इज पार्ट ऑफ योर लिम्बिक सिस्टम। और इसका अंदर अगर लीजन होते जो यू गेट क्लूवर बूसी सिंड्रोम। क्लूवर बूसी सिंड्रोम में भी डिसइनहिबिशन होती है, एंड प्रेजेंटेशन इज समवट सिमिलर टू प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लीजन। ठीक है, और हाँ ये एक टर्म मैं भूल गया, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। फ्रंटोटेम्पोरल ये ना डिफरेंट टाइप्स एंड डिमेंशिया की, लुई बोडी डिमेंशिया है, डिमेंशिया दैट अकर्स इन अल्जाइमर्स, फिर डिमेंशिया, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, फिर वेस्कुलर डिमेंशिया। ये डिफरेंट टाइप्स डिमेंशन की हम पढ़ेंगे। फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया के बारे में याद नहीं है कि ये लोग जो ज़ाहिर है बूढ़े लोगों में होता है, और ये गालियां गालियां देना शुरू कर देते हैं, बड़ी फॉल्स अब्यूसिव स्पीच हो जाती है इनकी, और दैट इज ड्यू टू फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। और मैंने एक केस देखा हुआ है ये असल में। एनीवेज, एमिगडाला पे बात है तो यहाँ पे होता है क्लूवर बूसी सिंड्रोम। क्लूवर बूसी सिंड्रोम के अंदर भी आपको सिमिलर चीजें मिलेंगी, हाइपरफेगिया, बहुत ज्यादा खाना खाना, हाइपर सेक्सुअलिटी एंड हाइपर ओरलिटी। तो इसके सिम्टम्स भी मिलते जुलते हैं कुछ फ्रंटल लोब डिमेंशिया, फ्रंटल टेम्पोरल डिमेंशिया से। ठीक है, तो इसकी एक एसोसिएशन है विद herpes simplex 1 encephalitis।
लेकिन मैंने इसका कोई सवाल नहीं को अभी तक देखा, यूवर्ल्ड मैंने सॉल्व किया यूवर्ल्ड का, ये सीएनएस का मुझे कोई नजर नहीं आया सवाल। देन हाइपोकैम्पस, अगेन इसका सवाल मैं जब ये सारे जो बेसल गैंग्लिया जब हम पढ़े थे मैंने आपको बताया था कि ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो आपने याद थे, उसमें हाइपोकैम्पस मैंने आपको बताया था, क्योंकि आपको क्रॉस सेक्शन आएगा डिजीज या अभी अल्जाइमर में इन्वॉल्वमेंट होती है तो अल्जाइमर के सिम्टम दिए होंगे, आपने रिकग्नाइज करनी है अल्जाइमर है, और क्रॉस सेक्शन पे आपने पहचानना है हिप्पोकैम्पस किधर है। ठीक है, तो इन दिस यू गेट एंट्रोग्रेड एमनीजिया, यू कैन नॉट फॉर्म न्यू मेमोरी। ठीक है, रिट्रोग्रेड एमनीजिया होता है कि आपको पिछला याद नहीं आ रहा, एंट्रोग्रेड एमनीजिया कि आपको अगला याद नहीं हो रहा। देन डोर्सल मिड ब्रेन, ये डोर्सल मिड ब्रेन अगर आपको याद हो, हमने मिड ब्रेन तो के डोर्सम सारे स्ट्रक्चर्स देखे थे। थैलेमस था सबसे ऊपर, बीच में थर्ड वेंट्रिकल, फिर पिनियल ग्लैंड, फिर सुपर कॉलिकुलस, इंफीरियर कॉलिकुलस। तो उसमें पिनियल ग्लैंड होता है यहाँ पे। ठीक है, पिनियल ग्लैंड का कोई ट्यूमर हो जाए तो देन यू गेट पेरिनोड सिंड्रोम। कैन एनी ऑफ यू टेल मी व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ पेरिनोड सिंड्रोम, क्या प्रेजेंटेशन क्या होती है पेरिनोड सिंड्रोम की? वर्टिकल गेज पाल्सी। सो पेरिनोड सिंड्रोम के जो प्रेजेंटेशन है इट इज मोस्टली कंसर्न्ड विद योर आई मूवमेंट्स। ठीक है, आप को यस डॉक्टर तैमूर यू राइट, यू वुड गेट निस्टैग्मस, और पेशेंट ऊपर नीचे नहीं देख सकता, तो वर्टिकल गेज उसकी खराब हो जाती है, तो यू गेट निस्टैग्मस एज वेल, तो यू गेट सम प्यूपिलरी डिफेक्ट्स एज वेल। तो ये कुछ चीज़ें आपको नज़र आएंगी। बाकी अगेन आई हैवंट एनी सीन मैनी एमसीक्यूज, बल्कि एक भी नज़र नहीं आया यू वर्ल्ड के अंदर, but since it's mentioned in first aid we have to do it. Then is reticular activating system. Activating system is concerned with your consciousness, कि आप जागे हुए हैं कि नहीं। ठीक है, बस इसके बारे में इतना ही आपको जानना जरूरी है। देन मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल fasciculus, तीन स्ट्रक्चर्स मैंने आपको दिखाए आई में जो हमने देखे, हमने आगे जाके पढ़ने हैं। प्री फ्रंटल आई फील्ड एरिया, पीपीआरएफ, और अब ये एमएलएफ। तो ये हम स्ट्रक्चर्स वहां पर ही देखेंगे, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल fasciculus में ही, ये वहां पर ही देखेंगे क्योंकि वहां पे डिस्कस होनी है सारी चीजें। इंटरन्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लीजिया तो अभी इनको डिस्कस करना प्री मैच्योर होगा। फिर सेरिबेलर हेमिस्फीयर की लीजन हो तो आपको पता है सेरिबेलर साइंस आएंगे, इंटेंशन ट्रेमर्स, एटेक्सिया, लॉस ऑफ बैलेंस, डैमेज टू सेरिबेलम। ठीक है, और ये इप्सिलेटरल साइड पे होंगे, ये इसकी खास बात मैंने आपको बताई थी। तो यू वुड फॉल टूवर्ड्स द लीजन। बाकी ये भी हमने बात की थी कि सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स आर लैटरली लोकेटेड, तो ये अफेक्ट द लिम्ब, हम होमनकुलस भी ड्रॉ किया था। और अगर सेरिबेलर वर्मिस की लीजन हो तो ट्रंकल इन्वॉल्वमेंट होगी, ट्रंकल एटेक्सिया होगा, निस्टैगमस होगा, डिसआर्थरिया होगा। ठीक है, तो वर्मिस इज सेंट्रली लोकेटेड, हैंड्स अफेक्ट्स सेंट्रल बॉडी। तो बस आज का लेक्चर आई थिंक आई वुड एंड ओवर हियर, एंड इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू tomorrow.